Radhe Radhe, my old dear students. My dear student, today I am going to discuss 12th May to 14th May current affairs. So it's very important for you. So learn carefully. Let's start our first topic today. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन के अनुसार भारत में 5 साल से कम आयु के 68% बच्चों की मौत का कारण क्या है। यानी हमारे भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के 68% मौत का क्या कारण है। इसमें आंसर दिया गया है, मेंशन किया गया बाल एवं मातृ कुपोषण। इसका मतलब ये होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के दौरान बच्चे का पूरा वजन ना होना, एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि बच्चे का जन्म के दौरान माता का पूरा गर्भ ना होना, यानी गर्भ का पूरा ना होना, यानी एक टाइम पीरियड का पूरा ना होने के कारण भी बच्चों की मृत्यु होती है। और एक बच्चों का जन्म के दौरान पूरा वजन ना होना, ये दो कारण हैं जिनको हम कह सकते हैं बाल एवं मातृ कुपोषण। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है। देखिए, रकम तो लिखी हुई है इसमें 20 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, वो ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा कोरोना के दौरान घोषित आर्थिक पैकेज का क्या नाम था। तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसको पूरी तरह से अनाउंस किया था। अभी एक एक चीज़ को ब्रीफली समझाया है सीता रमन जी ने, निर्मला सीता रमन जी ने। थर्ड पॉइंट है हमारा संघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन 2020 यानी 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। सो आंसर दिया हुआ है डियर इसमें सेंट पीटर्सबर्ग। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ, क्योंकि देखिए संघाई है क्या, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा। एक रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि इसका आंसर आप रट लें। संघाई के बारे में पहले ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, तब आपको ये रटना नहीं पड़ेगा। डियर, जो संघाई है ये एक तरह का 8 सदस्य देशों का एक समूह है, यानी SCO जिसे हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, संघाई सहयोग संगठन जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम SCO। SCO हमारे 8 देशों का एक सदस्य संगठन है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं मैं आपको समझा रहा हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। हमारा जो इसमें फर्स्ट देश है भारत है, सेकंड है कजाकिस्तान, थर्ड है किर्गिस्तान, फोर्थ है चीन, फिफ्थ है पाकिस्तान, सिक्स्थ है रूस, सेवन्थ है तजाकिस्तान और लास्ट वन इज उज्बेकिस्तान। यानी कि ये 8 कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं SCO में, यानी संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत 8 देशों का एक समूह है जिसे हम संघाई सहयोग संगठन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इस संगठन की जो हमारा SCO संगठन है, इसका जो सम्मेलन होना था, इसकी जो बैठक होनी थी, वो अब की बार जुलाई 2020 में रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में की जाएगी। यानी जो ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ये शहर है एक रूस का शहर, जहाँ पर 2020 का सम्मेलन किया जाएगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। किस उपक्रम ने 6 वर्ष बाद भारत की सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी का खिताब यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल टैग रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको RIL से छीनने में सफलता हासिल की। तो आंसर दिया हुआ है इसमें TCS। इसमें कुछ खास आपको जान लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आंसर याद रखना। RIL से किसने छीना है? TCS ने। TCS टाटा ग्रुप ऑफ से रिलेटेड है, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी कि रिलायंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है डियर हमारा टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, जनजातियों से देखिए एग्ज़ाम में कोई ना कोई प्रश्न हमेशा आता रहा है, जैसे गारो खासी जनजातियाँ,
या फिर टोडा जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये इस तरह की जातियों का प्रश्न हमारा करंट अफेयर भी है और प्लस इतिहास भी है। हमें ये जान लेना चाहिए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोविड-19 के मद्देनज़र नीलगिरी क्षेत्र के टोडा कारीगर लोगों को संक्रमण से बचाने के लिए मास्क बनाने अपने पारंपरिक कौशल का उपयोग कर रहे हैं। यानी कोविड-19 में इन लोगों ने भी भाग लिया। लोगों के बचाव के लिए इन्होंने मास्क बनाने का काम शुरू किया। तो जो टोडा जनजाति का जिक्र क्यों हुआ, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। लिसन, देखिए कोविड-19 जो है, कोविड-19 के चलते टोडा जनजाति का जिक्र होने का मेन कारण था। टोडा जनजाति जो है वो एक तरह की दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की चरवाहा जनजाति है। एक बार फिर सुनिए, टोडा जनजाति हमारे साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है। टोडा भाषा का संबंध द्रविडियन भाषा परिवार है और इनकी जो आजीविका डियर वो डेयरी उत्पाद है या फिर बैंत और बांस, जो लकड़ियाँ होती हैं बैंत और बांस की, वो इनका एक पारंपरिक व्यापार है। यानी कि इनका आजीविका चलने का कारण क्या है, ये उत्पाद क्या करते हैं, बैंत और बांस और एक डेयरी। और ये पूरी तरह से इससे रिलेटेड नहीं थे, मतलब कोविड-19 से रिलेटेड इनका कोई जिक्र नहीं होना था। लेकिन इनकी एक कढ़ाई यानी कि टोडा कढ़ाई बहुत ही पॉपुलर है। टोडा कढ़ाई के बारे में थोड़ा समझिए। टोडा भाषा में इस कढ़ाई को पोहर कहा जाता है। पोहर किसको कहा जाता है? टोडा भाषा में कढ़ाई को, जो ये कढ़ाई करते हैं। कढ़ाई जैसे कि हम बोलते हैं कि कढ़ाई बुनाई, तो टोडा जनजाति के द्वारा एक कढ़ाई की जाती है जिसको पोहर कहा जाता है। ये पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शॉल है। यानी कि ये पारंपरिक टोडा पोशाक एक विशिष्ट शॉल है, यानी एक शाल है जो पारंपरिक चलता आ रहा है, जिसे पुटकुली भी कहा जाता है। यानी कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ अपने शब्दों में। देखिए, टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की एक चरवाहा जनजाति है जिनका मेन आजीविका का साधन है डेयरी उत्पाद, बैंत और बांस। ये तीन इनके आजीविका के साधन हैं। नेक्स्ट, इन लोगों का कोविड-19 से क्या जिक्र हुआ, क्या रिलेट हुआ, तो इनकी एक कढ़ाई पॉपुलर है। टोडा जनजाति की एक कढ़ाई है जिस कढ़ाई में पोहर शब्द बोला जाता है कढ़ाई के लिए कि ये पोहर से बना है। पोहर यानी उनकी कढ़ाई से बना है। तो जो पोहर है, पोहर के द्वारा उनकी जनजाति में एक पोशाक है, एक शाल, पोशाक के रूप में एक शाल है जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसे पुटकुली कहा जाता है। यानी शाल को पुटकुली कहा जाता है और टोडा की कढ़ाई को पोहर कहा जाता है। तो इन लोगों ने उसके दौरान, मतलब अपनी कढ़ाई के दौरान, कढ़ाई के उद्देश्य से, कढ़ाई की मदद से मास्क बनाने की कोशिश की और मास्क में इन्होंने भी भाग लिया, मास्क बनाने में। यह एक भव्य परिधान माना जाता है। यहाँ पर जो पुटकुली है ये एक परिधान माना जाता है जिसका प्रयोग जैसे हमारे यहाँ पर ओकेशन होते हैं या फिर हमारे यहाँ पर कोई मंदिर, त्योहार, किसी भी तरह का आना जाना जो होता है, उस दौरान जैसे हम नए नए अच्छे तरह के परिधान प्रयोग करते हैं, अच्छे कपड़ों का रीति रिवाज है हमारे यहाँ पर, इसी तरह टोडा जनजाति में भी पोहर से बने हुए पुटुकुली शाल का परिधान प्रमुख है। और ये जो कढ़ाई है, इनकी टोडा जनजाति की जो कढ़ाई है, ये जीआई टैग प्राप्त है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था एक बार। जीआई को हिंदी में बोलते हैं हम भौगोलिक संकेत, और भौगोलिक संकेत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीआई। और जो जीआई टैग किसी भी वस्तु को मिलता है तो वो उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है, यानी उसकी क्वालिटी को दर्शाता है। तो जीआई प्राप्त है टोडा की कढ़ाई, जिसको पोहर कहा जाता है, और जो शाल बना है उसको पुटकुली कहा जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में समझाता हूँ आपको मैं कि ये किस तरह से रिलेटेड है, किससे संबंधित है। जो हमारे देश में जितने भी धरोहर हैं, हमारे देश में जितनी भी संस्कृतियां हैं, हमारे देश की जो संस्कृति है, उस संस्कृति को हम एक तरह से प्रमोट करने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। लिसन, हर वर्ष ये जो दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स द्वारा मनाया जाता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब डियर, थीम जरूर पूछते हैं आजकल की परीक्षा में, थीम वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो थीम जरूर याद रखना। इसकी थीम रही इस वर्ष साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। एक बार फिर सुनिए, साझा संस्कृति, साझा विरासत, साझा जिम्मेदारी। इन इंग्लिश, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये इस साल की थीम रही। इसका उद्देश्य मेनली मैंने आपको बता ही दिया है कि वैश्विक स्तर पर यानी विश्व स्तर पर सांस्कृतिक विरासत की विविधता का महत्व बढ़ाना है, यानी लोगों को जागरूक करना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है भविष्य के लिए, ताकि लोगों को हमारी संस्कृति वगैरह के बारे में जागरूकता मिले, लोगों को ज्ञान मिले, लोगों को नॉलेज मिले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सुबनसिरी नदी पर बेली पुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए, क्योंकि पुल से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहे हैं। जैसे धोला सदिया पुल अरुणाचल असम के बीच में पूछा गया था एग्जाम में, तो इसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। सुनिए इसके बारे में। हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया है। देखिए, इसमें ना तो ये दिया गया है कि निर्माण किया है, ना ये दिया गया है कि इसकी मरम्मत की गई है, बल्कि क्या दिया है, उन्नयन किया गया है। अब उन्नयन से क्या मतलब समझें, इसके बारे में थोड़ा समझना होगा आपको डिटेल में, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए, अभी तक जो हमारा ये पुल था करीब 24 टन तक वजन उठाने की इसकी क्षमता थी, जिसे हमने अपग्रेड करके 40 टन कर दिया है। यानी 24 टन वजन उठाने की जो क्षमता थी उसको हमने अपग्रेड करके 40 टन तक बना दिया। इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, इससे भारी वाहनों की आवाजाही ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सीमा सड़क जो संगठन है हमारा, उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में निर्मित रणनीतिक पुल के, इसको एक रणनीतिक पुल क्यों नाम दिया गया, रण यानी कि इसके पास करीब 3,000 हमारे सैनिक पर्याप्त हैं। यानी समझिए, एक बार समझाता हूँ। भारत चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है हमारी, भारत चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है हमारी, उस रेखा पर तैनात करीब 3,000 सैनिक हैं। उन सैनिकों के पास वस्तुओं की आवाजाही यानी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए हमें इस पुल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन इस पुल पर हम केवल 24 टन तक वजन ले जा सकते थे, जिसकी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी, जिसको अपग्रेड करके हमने 40 टन बना दिया। तो इसको हम जो अनियन वर्ड दिया है, इसको हम अपग्रेड कहेंगे। यानी कि हमने इसको प्रमोट किया है, हमने इसमें प्रोग्रेस की है, थोड़ा इसको बढ़ाया है, इसकी पावर बढ़ाई है। तो 3,000 जो सैनिक हैं हमारे, उनके लिए बहुत सारी वस्तुओं की आपूर्ति करना है, और भारत और चीन के बीच जो भी हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा है, इस पर बहुत सारे हथियारों की आवाजाही, जो हमारे सैनिकों के लिए जो भी हथियार की ज़रूरत होती है उनकी आवाजाही के लिए भी इसको प्रमोट किया गया है, यानी इसको अपग्रेड किया गया है। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते होंगे भारत और चीन के बीच जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसकी लंबाई करीब 3,488 किलोमीटर है, यानी कि 3488।
3488 किलोमीटर है, जिसमें से 1126 1126 किलोमीटर अकेले अरुणाचल प्रदेश से लगती है। यानी भारत के जितने भी राज्य के साथ चीन की सीमा लगती है, उनमें से करीब 1126 किलोमीटर सीमा तो अकेले अरुणाचल प्रदेश के साथ ही संबंधित है। कितने में से? 3488 किलोमीटर में से। अब मैं बात करता हूँ सुबनसिरी नदी के बारे में थोड़ी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सुबनसिरी नदी भी। देखिए, अभी तक मैंने बात की आपसे बेली पुल की, तो बेली पुल कहाँ बना है? सुबनसिरी नदी पर, अरुणाचल प्रदेश में। किस लिए बनाया वो भी मैंने आपको समझाया, क्योंकि हमारे जो भी वहाँ पर सैनिक तैनात हैं, उनकी ज़रूरतें, उनके लिए वस्तुएं, उनके लिए हथियार, जो भी, उसकी आवाजाही को बढ़ाने के लिए। तो इसको हमने अपग्रेड किया है, 24 टन से 40 टन तक इसकी कैपेसिटी हो गई है। बट अब मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे सुबनसिरी नदी के लिए, क्योंकि सुबनसिरी नदी माय डियर, ब्रह्मपुत्र जो नदी है हमारी, उसी की एक सहायक नदी है। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ा समझाता हूँ, लिसन। सुबनसिरी जो नदी है, इसका उद्गम जो है तिब्बत से हुआ है। सुबनसिरी का उद्गम तिब्बत से हुआ है, और मैं आपको समझा दूं, ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम तिब्बत से हुआ है। तो जो हमारा उद्गम है वो तो तिब्बत रहेगा, और यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई, यानी ये पहले अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद दक्षिणी असम की घाटी तक बहती है। यानी पहले आएगी अरुणाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में आती है, और असम में ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ये उसमें जाकर मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी में सुबनसिरी नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, अगर ये प्रश्न किया जाए तो असम में, और ब्रह्मपुत्र नदी की ही एक सहायक नदी है। ये भी प्रश्न कभी पूछ लिया जा सकता है कि सुबनसिरी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। सो आई होप आपको ये पॉइंट अभी तक क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा इसके बारे में, सुबनसिरी नदी जो है, इसका एक नाम एग्जाम में एक बार दिया गया था, स्वर्ण नदी, यानी इसको स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं ना, उनमें से सबसे बड़ी नदी सुबनसिरी ही है। वंस अगेन, सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की अरुणाचल प्रदेश में जो भी सहायक नदियां हैं, उन सभी में सबसे बड़ी नदी है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। माय डियर, आपको जो भी मैंने फैक्ट अभी तक समझाए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने से आपका साथ साथ इतिहास, आपका साथ साथ प्रेजेंट में जो चल रहा है वो भी, और जो हमारा इतिहास है, जैसे मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको समझाया था, अब उनकी जयंती के साथ साथ उनको पूरा इतिहास मैंने आपको समझाया। यानी कि हिस्ट्री भी रिलेट है हमारी इस करंट से कहीं ना कहीं, और आपका जियोग्राफी तो रिलेट होता ही है। तो अगर आप इस करंट अफेयर को भी रेगुलर पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो जीके और जीएस का और जीए का पोर्शन है, आई प्रोमिस वो कभी भी नहीं रुकने वाला है, वो अच्छे से होगा आपका, और उसमें एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। माय डियर, मैं अब डेली इसमें एक विचार ऐड करता हूँ, ताकि मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं वो एक एनर्जेटिक होके पढ़ें। जैसे इसमें आज का विचार है हमारा, हमें सिर्फ अपनी संघर्ष यानी स्ट्रगल करने की क्षमता बढ़ानी है, सफलता यानी सक्सेस का मिलना तो तय है। यानी हमें अपनी स्ट्रगलिंग पावर बढ़ानी है, यानी हमें अपना संघर्ष का दायरा बढ़ाना है। संघर्ष जो चल रहा है हमारे जीवन में, हमें संघर्ष को देखकर टूटना नहीं है कि इतने लंबे समय से मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ। संघर्ष करने की क्षमता बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है। सफलता का मिलना तो तय है, यानी सफलता तो डेफिनेटली 100% मिलनी निश्चित है, अगर हम संघर्ष करने की क्षमता बढ़ा लें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार सुनिएगा, ताकि आपको सुनने से ही याद हो जाए। थैंक यू।